हेलो एस्पिरेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का उत्तर लेखन अभ्यास की एक नई सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। तो चलिए, आज का ये हमारा चौथा सत्र है और सत्र स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से कहानी खंड को लिया है, जिसमें हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार को देखते हैं। सेकंड प्रश्न पत्र में हम प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर कहानियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे हम। तो आज का ये हमारा 13वां प्रश्न है। इससे पहले 1 से लेकर 12 प्रश्न हम अपनी पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे की काव्य भाषा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये यूपीएससी द्वारा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आगे के संबंध में यह याद रखना जरूरी है कि उन्होंने अपनी काव्य भाषा विकसित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। भगनदूत और चिंता की कविताएं काव्य भाषा की दृष्टि से अत्यंत साधारण है, लेकिन छायावादी भावुकता का बहुत सही रूप उनकी सीमा है। पर आगे का कृतित्व क्रमश आगे की सृजनात्मक क्षमता को भाषा और संवेदना दोनों दृष्टियों से समृद्ध करती है। इसमें अगला पॉइंट हम लिखेंगे काव्य बिंब। तो बिंब से क्या तात्पर्य है? बिंब से तात्पर्य है कि मूर्त रूप प्रदान करना, अर्थात कल्पना के द्वारा अनुभव करवाना। बिंब के लिए महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि विषय विषय अनुरूप होना चाहिए बिंब। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे रहे हो। एक ही बिंब को बार बार प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिंब स्वाभाविक होना चाहिए। तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं, काव्य भाषा को संगठित करने वाले उत्पादन के रूप में बिंब महत्वपूर्ण है। बिंब का विकास इमेज शब्द के अर्थ में हुआ है। आगे की बिंब विधान में वर्ण्य स्थिति और उसके बिंब को घुले मिले रूप में देखते हैं। जैसे पहाड़ी यात्रा का बिंब, उसमें इन्होंने बताया किस तरह से कि मेरे घोड़े की टॉप चोखटा जड़ती जाती है। आगे की नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूँ। दूसरे कविता की एक पंक्तियाँ हैं, जैसे मेरे छोटे घर की कुटीर का दिया तुम्हारे मंदिर के विस्तृत आंगन में सहमा सा रखा दिया गया है। ये दूज का चांद की पंक्तियाँ हैं। तो इसमें अगला हम लिखेंगे प्रतीक के बारे में। अब प्रतीक क्या होता है कि प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव को सूक्ष्म भाव को सूक्ष्म भाव को आपके विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें हम कर सकते हैं कि प्रत्येक प्रतीक मूल रूप से में बिंब ही होता है, तब उसमें अनेक अर्थ संभव होती है। बिंब अधिकतर उपचेतन मन की सृष्टि होता है और प्रतीक चेतन मन की। काव्यगत प्रतीक मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार का हो सकता है। आगे की कविता नदी के द्वीप में दीप व्यक्तिवाद का प्रतीक है। इसी तरह बावरा अहेरी कविता में आप सहज जान लेंगे कि अहेरी सूर्य का प्रतीक है। तो इसकी कुछ पंक्तियाँ जिस तरह से, भोर का भावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनियाँ, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। कि मतलब जब भी वह सूरज उगता है तो वो अपनी किरणों को चारों दिशाओं में फैला देता है, लेकिन जब वह डूबता है तो सब रात के अंधेरे के टाइम में सब अपने अपने घर वापस लौट आते हैं और वापस वो अपनी कनियों को छी मतलब वापस खींच लेता है। इसमें अगला होगा मिथकीयता और काव्य भाषा। तो मिथक को हम पुराण कथा या पौराणिक कल्पना से समृद्ध करते हैं। मिथक को भाषा का पूरक कहा गया है। मिथकीयता वह भाषा प्रक्रिया है जिसमें काल का अनुभव दिक और दिक का अनुभव काल में बदलता है। जैसे कुछ पंक्तियों में इन्होंने बताया है, केश कम्बली गुफ गवाए ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया वीणा उस पर रख, पलक मधु मूद कर प्राण खींच करके प्रणाय, अस्पर्श छुअन से छुए तार। अगला पॉइंट हमारा
नया सादृश्य विधान और अन्य विशेषताएं। अज्ञे की कविता में नया सादृश्य विधान काव्य भाषा को सृजनात्मक वैशिष्ट्य देता है। अज्ञे कलीग बाजरे की कविता में घिसे पिटे परंपरागत उपमानों की हंसी उड़ाते हैं, साथ ही नए अनगढ़ अकाव्यात्मक उपमानों की काव्यगत सार्थकता भी स्पष्ट की है। जैसे ध्रुवाचल की पंक्तियों में पार्श्वर गिरी का नर्म चीड़ों में टग चढ़ती उमंगों सी बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। अब इसमें हम निष्कर्ष लिख सकते हैं, अज्ञे आधुनिक भाव बोध के ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य भाषा और काव्य शिल्प की दृष्टि से खड़ी बोली की हिंदी कविता को नई समृद्धि दी है। उन्होंने छायावादी संस्कारों के प्रभाव से मुक्त होने में वह नई काव्य भाषा अर्जित की जिससे प्रयोगवाद और आगे नई कविता की पहचान बनी है। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का ये प्रश्न नंबर 14। इसमें अज्ञे की कहानी की वस्तुगत एवं शिल्पगत विशेषताएं पर टिप्पणी कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि अज्ञे आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर रचनाकार हैं जिन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ कहानी लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो परंपरा जैनेन्द्र ने शुरू की थी उसे पूर्णतः अज्ञे ने ही प्रदान की है। और आप अज्ञे की कहानियों में दो विचारधाराओं का प्रभाव देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण है सिगमंड फ्रॉइड की मनोविश्लेषणवाद और सार्त्र के अस्तित्ववाद का। ठीक है, तो आगे अज्ञे की कहानियों में वस्तुगत संवेदना के स्तर पर वैविध्य दिखता है, वैसे उनकी अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। जैसे जयदोल में रोमांस और पठार का धीरज में यौन चेतना का वर्णन करते हैं। वो भाई पठार के धीरज में वो बताते हैं कि किस तरह से यौन शोषण होता है बच्चों का, महिलाओं का, उसके बारे में वो बताते हैं। और जयदौल में कि भाई रोमांस, किस तरह से रोमांस की पहले कहानियाँ लिखी जाती। मेजर चौधरी की वापसी में वे बताते हैं कि अंतर्मन के सूक्ष्म विश्लेषण के बारे में बताते हैं कि भाई किस तरह से किसी व्यक्ति के मन में कई सवाल, कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वह अपने अंतर्मन की ही खोज में लगा रहता है। परंपरा में मध्य वर्ग के सामाजिक पक्षों का चित्रण पुलिस की सिटी में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया है उन्होंने। वह खुद भी एक क्रांतिकारी स्वरूप के हैं अज्ञे। अगर जीवन में भी उन्हें देखा जाए अज्ञे को तो वह क्रांतिकारी स्वरूप के हैं। अमरवल्ली और हार सिंगार में स्त्री और प्रेम संबंध के बारे में बताया है। अमरवल्ली में उन्होंने स्त्री की परेशानियों को उजागर किया है और हार सिंगार में भाई किस तरह से प्रेम संबंध स्त्री और पुरुष के बनते हैं उसके बारे में। लेटर बॉक्स और बदला में देश विभाजन की श्रेष्ठ भूमि पर बताया है कि भाई लेटर बॉक्स और बदला में कि जब देश विभाजित हो रहा था तो किस तरह से अहंकार मचा हुआ था और किस तरह से लोग आपस में लड़ रहे थे। जिजीविषा और चिड़ियाघर में मानवीय और प्रगतिशील तत्वों के बारे में बताया है। अगला शिल्प स्तर पर भाई शिल्प के धरातल पर अज्ञे की कहानियों में निम्नलिखित विशेषताएं लक्षित की जा सकती हैं। पहली, कहानियों में कथानक लगभग खत्म हो गया है, उसकी जगह मानसिक सत्य ने ले ली है। भाई उन्होंने लोगों की मानसिक और शहरी वर्ग के बारे में उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। दूसरा, कहानी का पारंपरिक ढांचा जिसमें आरंभ, उत्कर्ष और अंत श्रृंखलाबद्ध अज्ञे की कहानियों में टूट जाती है। भाई पहले की कहानियों में क्या होता था, एक श्रृंखला से चली आती थी कि भाई पहले ये हुआ फिर ये हुआ, और बाद में क्या होता था कि भाई सीधा किसी कहानी कोई भी ख़त्म होती थी तो उसमें उपदेश दिया जाता था, एक उपदेशात्मक होती थी। ठीक है, लेकिन अज्ञे ने वो श्रृंखला और इस तरह के उपदेशात्मक को तोड़कर नई कहानी लिखने का प्रारंभ किया उन्होंने। अगला,
कहानी का अंत किसी आदर्श या उद्देश्य के बिंदु पर नहीं। देखिए मैं बता रहा था उपदेशात्मक, तो कोई उद्देश्य आदर्श नहीं, वह जो जीवन में आज के मध्य वर्ग के जो जीवन में उठापटक चल रही है वह उसके बारे में सीधा वर्णन करते थे। ठीक है, और ना ही कोई उद्देश्य देना चाहते थे या आदर्श, कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं करते थे, बस लोगों को जीवन से रूबरू करवाते थे। भाषा का अत्यंत सजग एवं सदा हुआ प्रयोग किया है उन्होंने। भाई भाषा सिंपल रखी गई है कि आम पाठक भी या एक आम व्यक्ति भी इसे पढ़ के समझ सके। उनकी भाषा में बिंबात्मक और प्रतीकात्मक गुण हैं। शैली के धरातल पर पूर्व दीक्षित, चेतना प्रवाह, प्रत्यावलोकन, पत्र आदि शैलियों का भी प्रयोग दिखता है। तो इसमें हम निष्कर्ष में लिखेंगे कि अज्ञे ने हिंदी कहानी की परंपरा को तोड़ नई कहानी की नींव रखी है, जो उनके शिल्प एवं वस्तुगत बदलावों में साफ दिखाई देते हैं। जैसे उन्होंने घटनाओं के स्थान पर सूक्ष्म विश्लेषणों को कहानी का आधार बनाया है। मनोविश्लेषणवाद एवं अस्तित्ववाद जैसी पश्चिमी विचारधाराओं को भारतीय स्थितियों के अनुसार ढालने का सृजनात्मक कार्य किया है। तो ये हमारा प्रश्न 14 था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे की काव्य की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2022 में, मतलब अभी हाल ही में पूछा गया है, और ये प्रश्न पत्र 1 में पूछा गया है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न पत्र 2 में आना चाहिए था। तो चलिए इसको देखते हैं हम किस तरह से लिखेंगे। तो इसके उत्तर में हम परिचय स्टार्ट करेंगे कि अज्ञे के साहित्य के क्षेत्र में नए प्रयोगों के कारण कवियों की आलोचना का शिकार होते रहे हैं, किंतु उन्होंने हिंदी काव्य में नए बिंब, विधान तथा नई छंद अलंकार का प्रतिपादन किया है, जिसके कारण उन्हें आधुनिक कविता का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी कविता की काव्यगत विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। पहला, प्रेम की अभिव्यक्ति। भाई प्रेम की अभिव्यक्ति के बारे में अज्ञे ने पहले ही बात लिखा है, आपको पता है। रोमानी भावुकता का परित्याग कर प्रेम की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत गहरे और मनोवैज्ञानिक धरातल पर किंतु आवेशनहीन शैली में की है। जैसे मुझे को नहीं अपने दर्द का अभिमान, मानता हूँ मैं पराजय हूँ तुम्हारी याद में। ये पंक्तियाँ आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। मैं पराजय। अगला, प्रयोग बहुलता। प्रेम भावना का एक प्रमुख अंग नारी का सौंदर्य वर्णन है। अज्ञे की पारंपरिक उपमानों को छोड़कर कवि नायिका की देह दृष्टि के लिए पिछड़ी घास, कलिंग, शरहरी बाजरे की आदि सर्वथा नवीन और अछूते उपमानों का प्रयोग करता है, जिसमें ताजगी भी है और लोक संप्रति भी। अगली पंक्ति आप उदाहरण में, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सोना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हैं हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। अगला, विद्रोहात्मकता। अज्ञे के काव्य का एक अनोखा एवं बहुत बड़ा अंश उनके दुर्विनार अभिव्यक्ति है। वे न केवल विचारों में प्रत्युत व्यवहारिक जीवन में भी क्रांतिकारी रहे हैं। चौथा, प्रकृति का सजीव चित्रण। अज्ञे के काव्य में प्रकृति का सजीव अंकन हुआ है। यहाँ भी उनका दृष्टिकोण रोमानी नहीं यथार्थवादी ही है। कवि की दृष्टि प्रकृति के केवल अभिजात्य स्वरूप की नहीं जाती, वह उसके लोक सामान्य और अपारंपरिक व्यक्तित्व को भी उभारने का प्रयास करता है। छंद योजना। अज्ञे की छंद योजना में भी नवीनतम व क्रमश छायावाद युगनी गतिमयता से गद्य काव्य की ओर बढ़ते आए हैं। छंद उनके यहाँ एक ढांचा नहीं, भाव के उन्मेष का माध्यम भर है। कविता में सबसे ज़्यादा छंद प्रयोग अज्ञे ने ही किया है। अगला, व्यक्ति का समाजीकरण। अज्ञे के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने
अपने काव्य के नए चरण में व्यक्ति के समाजीकरण पर विशेष बल दिया है और इस प्रवृत्ति को नई कविता का लक्षण माना गया है। आप उदाहरण में ये पंक्तियाँ लिख सकते हैं। झाड़ मत पत्ता खड़ा कर, स्वयं अपने आप से तू छड़। इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे, उपयुक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि आगे का चिंतन पक्ष पर्याप्त समृद्ध एवं मौलिक है, जिससे हिंदी कविता को नए विचार सूत्र मिलते रहे हैं और आगे के काव्य का शिल्प आयास जन्य है। उसमें तराशे हुए शब्दों की जगमगाहट, प्रतीकों और बिंबों की नवीनता तथा संस्कृत आदि काफ़ी सहज है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 16th प्रश्न है, तो देखते हैं। जैनेंद्र की कहानी कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये यूपीएससी के द्वारा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि हिंदी कहानी के विकास यात्रा में जैनेंद्र सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रेरित मनोवैज्ञानिक कहानी धारा के प्रवर्तक कहानीकार हैं। जैनेंद्र पर गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ साफ नजर आता है। उनका मानना था कि समस्या बाहर की ही नहीं होती, मनुष्य के भीतर की भी होती है। इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया है। तो इसमें हम कहानी कला की विशेषताएं लिखेंगे। पहले में हम लिखेंगे पाजेब। पाजेब कहानी में उन्होंने बच्चों पर बड़ों के वर्चस्व की कथा बताई है कि भाई पाजेब में भाई बच्चे जब होते हैं तो बड़े उन पे अपना वर्चस्व चलाते हैं कि भाई हर चीज़ में उन्हें टोकना या समझाना, उन्हें अपनी बच्चों को अपनी मनमर्जी से काम कार्य नहीं करने दिया जाता। खेल। खेल में पुरुषों की विध्वंस प्रकृति तथा नारी की सर्जक प्रकृति का द्वंद्व बताया है कि भाई खेल के अंदर पुरुष ही विध्वंस रहते हैं हमेशा और नारी जो सर्जक प्रकृति का द्वंद्व बताया है कि भाई नारी भी कई बार खेल खेलने के लिए होती हैं, बट उन्हें नहीं खेलने दिया जाता। समाज अभी भी गाँव में अगर देखा जाए तो लड़कियों को खेल खेलने से मना किया जाता है। तीसरा, पत्नी और जानवी। पारिवारिक जीवन के भीतर स्त्री की नियति तथा विडंबनाओं की चर्चा की। नारी जैनेंद्र की कहानियों का मुख्य विषय रहा है। उन्होंने ऐसी नारी का चित्रण किया है जो घर और प्रतिवर्य की चार दीवारी से मुक्ति की आकांक्षा है। अगला, नीलम देश के राजकन्या। इस कहानी में कथा वस्तु के रूप में विचार और दर्शन उपस्थित हुआ है कि भाई किस तरह से विचार और दर्शन लोगों के बीच में महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसके निष्कर्ष में हम जयेंद्र का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार हिंदी कहानी में कथा वस्तु को अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया। शिल्प के स्तर पर कथानक के आरंभ, उत्कर्ष और अंत की श्रृंखला बद्धता को तोड़ते हुए विश्लेषण तथा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है। तो ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। और आप हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। इंस्टाग्राम पेज लाइक करिए एंड फेसबुक पेज लाइक करिए। थैंक यू।